तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर का पार्ट 6। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 5 को पढ़ा था, यानी कि पार्ट 5 में हम लोगों ने ओम के नियम के अनुसार कुछ सवाल को लगाए थे। और आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, विद्युत धारा के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग क्या चीज़ है, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, यानी कि धारा नियंत्रक का एक और नाम है परिवर्ती प्रतिरोध। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में धारा नियंत्रक को का चिन्ह यही था, एक यहाँ पर था, यानी कि इन दोनों चिन्हों को जाना था, लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं जाना था। आज की इस वीडियो में इसके बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि जो ये वही ये या लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही तो समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है परिवर्ती, परिवर्ती माने परिवर्तन करने वाला, परिवर्ती मतलब परिवर्तन करने वाला, प्रतिरोध माने प्रतिरोध को परिवर्तन करने वाला क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक या फिर परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। परिवर्तन यानी कि प्रतिरोध को परिवर्तन करने वाला, परिवर्तित करने वाला क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक या फिर परिवर्ती प्रतिरोध। जैसे देखिए परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तन करने पर, यानी कि परिपथ में क्या प्रतिरोध को हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तब क्या उनमें एक अव्यय अथवा युक्ति, यानी कि अव्यय इसी को कहा गया है, अव्यय अथवा युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं या फिर धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध को क्या करना, परिवर्तन करना क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक या फिर परिवर्ती प्रतिरोध। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अब देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। देखिए चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह 4 बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों, यानी कि कितने बातों पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए पहला क्या है, पहला है चालक पदार्थ की लंबाई, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि चालक पदार्थ की लंबाई चालक पदार्थ के प्रतिरोध यानी कि R चालक पदार्थ के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। देखिए लंबाई क्या है, प्रतिरोध के समानुपाती है, यह है प्रोपोर्शनल का चिन्ह या फिर समानुपाती का चिन्ह, यानी कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध, यानी कि चालक पदार्थ की लंबाई, या फिर इसको पहले लिख दें या फिर इसको पहले, यानी कि चालक पदार्थ की लंबाई और चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, उस दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए चालक पदार्थ का प्रतिरोध यानी कि R, चालक पदार्थ का प्रतिरोध यानी कि R चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, क्या चीज है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी कि A, क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं। जब अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती आया, इसको हम 1/A कर दिए होता है, ठीक। R पर प्रश्नल 1/A। चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या करता है, तीसरा क्या कह रहा है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध R, यानी कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि तीसरा नियम कह रहा है कि जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध है वह चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि जो उसकी प्रकृति होगी, चालक पदार्थ का प्रकृति होगा, उसी तरह उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। आप देखिए चौथा क्या है, रो, इसका क्या नाम है, ये जो इस तरह से चिन्ह दिख रहा है यह है रो, इसको क्या कहेंगे, रो या फिर प्रतिरोधकता, यानी कि रो प्रतिरोधकता। इसे अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं। रो बराबर होता है RA/L, यानी कि R का मतलब होता है, इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं, R का मतलब होता है प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा है, गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। A का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल। और बटे यल का मतलब होता है लंबाई, क्या होता है, लंबाई, ठीक है, क्या होता है, लंबाई। इसका मतलब इसका पूरा हिंदी में कर दिए, यानी कि जो रो है, रो की प्रतिरोधकता है, उसे क्या कहते हैं, अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं। R का मतलब प्रतिरोध, A का मतलब क्षेत्रफल और L का मतलब लंबाई। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर।
अब देख लेते हैं कि यह क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है जूल का नियम, जूल का नियम या यहाँ पर आप लिख लगा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, फिर या जूल का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि जूल के नियम के दो और नाम है, जूल का नियम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जूल का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि जूल का नियम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जूल का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब कैसे, देखिए जूल के नियम अनुसार, जूल के नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में आर यानी कि प्रतिरोध को, आर यानी कि प्रतिरोध को, यानी प्रतिरोध में को नहीं, प्रतिरोध में धारा को, धारा को, प्रतिरोध में धारा को टी यानी कि समय के लिए क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो चालक तार क्या हो जाने लगता है, गर्म होने लगता है, अर्थात उससे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। एक बार एकदम ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोध को, प्रतिरोध में धारा को समय के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो चालक तार गर्म होने लगती है, अर्थात उससे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। प्रतिरोध में धारा को यानी कि आर, आई और टी, यानी कि प्रतिरोध में धारा को समय के लिए जब प्रवाहित करते हैं तो जो चालक तार होती है उससे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, वह गर्म होने लगती है। ठीक, अब देखिए इतना तो हुआ। जूल के नियम अनुसार विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोध को धारा या प्रतिरोध में धारा को समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार गर्म होने लगता है, अर्थात वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए ऊष्मा को हम एच से यानी कि एच से लिखते हैं, और आई यानी कि विद्युत धारा वहाँ पर है, यानी कि विद्युत धारा, आर यानी कि प्रतिरोध, टी यानी कि समय। अब इसका चित्र हो गया। अब इसी के फार्मूले से हम लोग एक सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अब देख लेते हैं इस सवाल को कि ये सवाल क्या कह रहा है। देखिए किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधकों से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करिए। क्या करिए, ऊष्मा ज्ञात करिए। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ हमें ज्ञात करना है, उसके बाद हम ज्ञात करते हुए चलते हैं। लेकिन देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है। किसी 4 ओम, ओम का मतलब प्रतिरोधक, आर बराबर है 4 ओम। कितना है, आर बराबर है 4 ओम। फिर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होगा टी, यानी कि समय होगा 1 सेकंड। कितना होगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड होगा। फिर देखिए 5 एम्पियर की धारा, यानी कि एम्पियर यानी कि कितना होगा, आई, आई कितना है 5 एम्पियर। कितना है 5 एम्पियर। अब क्या दिया है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधकों से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, ऊष्मा ज्ञात करना है, यानी कि एच ज्ञात करना है। अब जब एच ज्ञात करना है, देखिए सूत्र है एच बराबर है आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आप रख दीजिए एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा आई का है 5, कितना है 5 का स्क्वायर गुड़े आर, आर कितना है 4 है, फिर टी कितना है 1 है। ठीक है, अब एच बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 गुड़े 4, 4 एकम 4 होगा, फिर 25 चौक को 100, यानी कि एच बराबर हो जाएगा कितना, एच बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। लेकिन अब यह सवाल सही है कि गलत है, अभी भी यह सवाल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ऊष्मा है ऊष्मा का मात्रक नहीं लिखाया है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, जूल लिखा गया। अब यह सवाल सही हो गया। अगर आप सभी को मैथ पढ़ना है, क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का पढ़ना है, यानी कि किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, तो इसी चैनल पर आप सभी को वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए,
अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो 73 17 79 29 11 इस पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। मैसेज कर दीजिएगा कि हमको PDF चाहिए व्हाट्सएप पे, हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।